वही जो आप कह रहे हैं ना, बकरा किस्तों में हलाल करने वाली बात, तो वही कर रहा हूँ। अब ये हो गया है, अभी एक नया एजेंडा लेकर के आने वाले हैं हम लोग। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक सवाल है। ये जो दो दो चीजों की आपने बात की, एक तो किया जो अनुकंपा वाला हो गया, एक हो गया ये वाला जो जनरल में जो जिनका ऑप्शन पड़ा था नहीं हुआ था, नहीं हो पाया। ये किस्त किस्त में जो आप करवा रहे हैं, एक बार में नहीं हो सकता ओपीएस? ये नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, हमारे साथ शिव गोपाल सर है। सर से हम बात करेंगे। आप जानते हैं अभी मुद्दा क्या है नया, लेकिन सर सबसे पहले आपको जो तमाम व्यूवर्स हैं कर्मचारियों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर जब भी हम आपसे पूछते थे सर वो वाला मैटर कब होगा कब होगा, तो आप थे कि कहते थे तुम क्यों परेशान होते हो जाएगा, हम है उस पर किए। तो आखिर आपने हो गया वो? नहीं, देखिए, ये बड़ी जेन्युइन डिमांड थी हमारी, और ये रेलवे से शुरू हुई थी। कारण यह है कि हमारे यहाँ भर्ती का जो अनुकंपा के आधार पर भर्ती है, उसमें 1:1 का प्रिंसिपल है जी। एक आदमी मरेगा तो एक बच्चा या बच्ची भर्ती होगी या उसकी विडो भर्ती होगी। तो बाकी सब जगह भी ये प्रॉब्लम है थी, लेकिन उतनी इसलिए नहीं महसूस होती थी क्योंकि उनका 5% रिक्रूटमेंट है अनुकंपा के आधार पे। लेकिन ये रेलवे में सिर्फ और जगह 5% है। तो लेकिन ये कहा जाए कि खाली रेलवे का विषय था नहीं, ये सारे लोगों का विषय था, और इसीलिए ये मामला जो है वो नेशनल काउंसिल तक गया। हमें खुशी है कि हमें इस सवाल पर जो है वो रेलवे का समर्थन मिला। पेंशन सेक्रेटरी जो है उन्होंने समर्थन दिया, पीओबीटी सेक्रेटरी ने भी समर्थन दिया, जो हमारे डीएफएस के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी समर्थन दिया इसको, और फाइनली जो है वो इसको जो एनसीजेसीएम के दौरान समर्थन मिला, वो जो है वो मीटिंग में 11 जून को हमारे जो चेयर है एनसीजेसीएम की कैबिनेट, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का समर्थन मिला, और फिर फाइनली जो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, सर ने जो आदेश दिए हैं उनको हम 1 हफ्ते के अंदर लागू करेंगे जी। अब टाइम तो लग जाता है थोड़ा बहुत, महीना 15 दिन, लेकिन मुझे ये पता तो था कि ये होगा जरूर, इसीलिए आप बार बार कहते भी थे। जी हाँ, इसलिए मैं कहता था मुझे ये पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कि रिक्रूटमेंट जो है वो इसी बिना पर जो है वो उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। तो अभी ये विषय हल हो गया है, अब जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन यह है कि एक प्रयास रहता है कि भाई जो भी जेन्युइन लोग हैं वो छूटने नहीं पाए। अभी पूछा जा रहा है, डीओपीटी ने कई बार पूछा है, कैबिनेट सेक्रेटरी ने मीटिंग में कहा था कि सारे जगहों से मंगवाइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो बिना ऑप्शन के रह गए। ऑप्शन के रह गए, क्योंकि ये तो वो वाला शायद ये अलग इशू है, जनरल वाला है। उनमें यह था कि जो पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट्स नोटिफाइड रिक्रूटमेंट्स हुए हैं 23/12/2003 के पहले वाले, हाँ 3 के पहले वाले नोटिफाइड रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, और उनकी भर्तियां बाद में हुई हैं, तो वो एलिजिबल हैं सब ओपीएस के लिए। लेकिन ये कहते हैं कि साहब हमारे तो वो ऑप्शन की डेट ही खत्म हो गई। तो ये भारतीय रेल है, इसमें जो है वो लोगों को पता ही नहीं चलता है। आप टाइम देते हैं 2 महीने का, निकलते 1 महीना लग जाता है, जब तक नीचे जाता है तब तक उसकी तारीख खत्म हो जाती है जी। अभी हमने फिर कहा है कि ये जो आपने 30 जून की डेट दी है, इसको आप जो है वो 90 दिन और बढ़ा दीजिए। किसका सर? अभी जो ऑप्शन के लिए ये जो 15 जून तक, जो जुलाई तक, जो हाँ जुलाई तक मांगा है, तो हम लोगों ने कहा नहीं, आप इसको 90 दिन और बढ़ा दीजिए। अच्छा, 90 दिन और बढ़ा दिए। हाँ, क्योंकि कारण ये है कि ये लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और जब फिर आएगा मामला तो कहेंगे लीजिए हमको पता ही नहीं चला कि कब आया कब चला गया, फिर आपके पीछे लोग, तो फिर हमारे जो है बाल नोचेंगे सब लोग। सर एक बात बताइए, एक सवाल है,
ये जो दो दो चीजों की आपने बात की, एक तो किया जो अनुकंपा वाला हो गया, एक हो गया ये वाला जो जनरल में जो जिनका पड़ा था नहीं हुआ था, किस्त किस्त में जो आप करवा रहे हैं, एक बार में नहीं हो सकता ओपीएस? निशा है कि ये सवाल तो आपका बड़ा वाजिब है और लोगों की आकांक्षा भी है, मेरा भी मन करता है कि एक बार में ही ओपीएस हो जाए तो अच्छी बात है। कोशिश तो यही करी थी, लेकिन जब हमको पता है कि सरकार ओपीएस की बात नहीं मान रही है तो बकरा अगर किस्तों में हलाल कर लिया जाए, धीरे धीरे कोई मिलता रहे, तो इसमें नुकसान क्या है। सवाल यह है कि ना मिलने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो अभी बहुत प्रयास है, अभी इस स्कीम में भी बहुत सुधार होंगे और सरकार अगर उसको अचानक में कह दिया जाएगा कि आप ओपीएस दे दो तो वो मना कर देंगे। तो उससे अच्छा है कि जो है वो उनसे किस्तों में ही कुछ ले लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो सर एक चीज और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये भी एक उदाहरण भी है कि कैसे सरकार में काम होता है। जैसे आपका इंटरव्यू देख के लोग बहुत बार पूछते थे, याद हो हमको लगता है 5-6 महीने पहले बात हुई थी, आपने कहा था पेंशन सेक्रेटरी से बात हुई थी, इंटरव्यू में आपने कहा था। तो मतलब एक होता है ना कि लोग इस बात की चर्चा करते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कर्मचारी कहते हैं कि आदमी दूसरा कोई होता छोड़ देता कि ठीक है हो गया, लेकिन आप इसके पीछे लगे रहे और इस बार NCJCM में भी आपने इसको उठाया, तो जाके कैबिनेट सेक्रेटरी ने अप्रूवल देके मौखिक सहमति दी। तो ये सब मतलब रखते हैं कि इसको किसको करना है, ये क्या लिस्ट बनाते हैं, कैसे साल काम करने का एक्सपीरियंस तो है हम लोग। हालांकि ये कहेंगे कि ये जो है कि आम कैसे खाते हैं वो वाला सवाल है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस चीज को आप भूले नहीं, अपने एजेंडे से आपने इस चीज को हटाया नहीं। मैं जानना चाहता हूं क्या आप ये रखते हैं कि इसको टू डू लिस्ट में कि ये हमारा प्रायोरिटी है? नहीं, बिल्कुल सही ये बात आप कह रहे हैं। देखिए एक बात ये निश्चित मान लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिनमें डिले तो हो सकता है, लेकिन ये हम लोगों को लगता है कि नहीं ये 100% हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनको कि सारे लोग मिलकर के कहते थे हो ही नहीं सकता, वो भी काम किए हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए कभी भी इस बात की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि रेलवे में हमारा जो सफाई वाला है, हमारा जो लोअर क्लास का व्यक्ति है, जो खलासी है, जो ट्रकमैन है, जो हेल्पर्स हैं, उनको पास मिलेगा एसी का, वो ठंडी गाड़ी का आनंद ले पाएंगे, ये तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोग दिमाग में एक बात रहती थी कि यार ये रेल कर्मचारी जो सवेरे शाम तक खटता रहता है, तो वो खाली इसकी सफाई मरम्मत करने के लिए है, वो अपने परिवार के साथ में एसी डिब्बे में यात्रा क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आप ईमानदारी से कुछ सही बात सोच रहे हैं तो भगवान भी मदद करता है और लोग भी मदद करते हैं। तो एक ऐसा मौका था कि ममता जी आ गई, तो थोड़ा बहुत उनको हम लोग इमोशनली भी वो कर लेते थे कि भाई अब बताइए ये गरीब लोग हैं, ये कभी ठंडी गाड़ी का आनंद नहीं ले पाएंगे। जी, आप उस किस्से का जिक्र भी करते हैं कि वो तो बच्चा कोई एक लड़का मिल गया, वो खड़ा हुआ है एसी डिब्बे के सामने, अपना कंघी निकाला जेब से, वो कर रहा था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा अच्छा क्या करें, मैं यात्रा तो कर नहीं सकते, तो बाहर खड़े होकर बाली खींच रहे। और इसी बहाने मतलब वो कंघी कर रहा था और आपने उसकी बाल सवार दिए ये इंतजाम करा के। नहीं, कुछ हर्ट भी करती हैं चीजें। उसके बाद काफी हर्ट की हमको कि भाई बात सही है कि उसी की सफाई कर रहा है, उसी की मेंटेनेंस कर रहा है, और उसको ये सुविधा नहीं है कि अपने परिवार के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा कर ले, कहीं हो आए, ताकि वो उसके परिवार भी समझे कि भाई ये भी रेलवे का कोई अच्छा कर्मचारी है हमारा। हम लोग जिस रेल डब्बे को साफ सुथरा करके चकमगा के वो भेजता है, अब खुद वो सपना होता है, वो सपना उसके लिए है कि वो परिवार के साथ नहीं जा सकता है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? तो हो जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं है। और हम लोग भी आसमानी तारे तो मानते नहीं है। सही बात तो ये भी है कि हमको ये लगता है कि नहीं ये बिल्कुल जुनून है। अब अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी तमाम इस तरीके के लोग हैं जिनको कि पुरानी पेंशन में कवर हो जाना चाहिए, और हम उनको भूले नहीं हैं। अच्छा। अभी हमने
वही जो आप कह रहे हैं ना, बकरा किस्तों में हलाल करने वाली बात, तो वही कर रहा हूँ। अब ये हो गया है, अभी एक नया एजेंडा लेकर के आने वाले हैं हम लोग। अच्छा। और उसमें यह है कि जैसे तमाम अप्रेंटिसेस हैं, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कि ऑप्शन नहीं दे पाया उस बीच में, तो वो मतलब उनको मिलना चाहिए था, मतलब वो एकदम एलिजिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसे हुए हैं। हमने एक बार ऑप्शन दे दिया, आपने देखा नहीं, अरे भाई आप गाड़ी चला रहा है, कोई वहाँ त्रिवेंद्रम में बैठा हुआ है, कोई कोची में बैठा हुआ है, कोई जम्मू में बैठा हुआ है, कोई बारामूला में है, कोई कच्छ में है, आदमी को फुर्सत ही नहीं है गाड़ी चलाने के अलावा अपने बीवी नहीं देख पाता, बच्चे नहीं देख पाता, तो तुम्हारे सर्कुलर कहाँ देखेगा जी। ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है कि वो खुद पता लगाए कि कौन आदमी जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, और उसको ढूंढ करके उससे ऑप्शन भरवा करके वो दिलवाने काम करे। उसका हक हमारे एम्प्लॉय की तो जिम्मेदारी गाड़ी चलाने की है, वो ईमानदारी से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जो HR की जिम्मेदारी है वो रेलवे बोर्ड या हमारे तमाम दूसरे जो सरकारी विभाग है वो नहीं निभा रहे ईमानदारी से, ये उनकी जिम्मेदारी है। और वो जब ये कहते हैं कि नहीं अब तो समय निकल गया, तो हमारा तो मन करता है वैसे होना नहीं चाहिए, तब आपकी जिम्मेदारी कि ये वो जिम्मेदारी इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके इनके इंक्रीमेंट बंद करें, इनके पासेज बंद करें, इनको कहे कि तुमको जो है वो OPS के बजाय हम लाइए UPS में ले जाते हैं या NPS में ले जाते हैं, तब इनके दिमाग ठीक होंगे और तब पे ये सबके लिए व्यवस्था करेंगे। तो सर एक चीज में, तो अब जैसे अगर हम इसको समाप्त करें तो ये जो अनुकंपा वाला था, यानी कि वही NPS लागू होने से पहले वाले, अब ये सिर्फ में तो सबके लिए होगा ना? सबके लिए होगा, ये सारे केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए है कि जो भी जिनके भी मतलब वो डेथ जो है, जहाँ पर डेथ जो है वो 31/12/2003 से पहले हो गई है। हाँ। और उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दे दी उसके पहले, उससे पहले ही, तो वो सारे के सारे लोग अगर 2004 में भी उनको अपॉइंटमेंट मिला है या 5 में भी मिला है, तो वो लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और सर ऐसा भी बहुत केस है जिसमें कि हुआ, लेकिन उस समय पात्र जो है, जो कैंडिडेट है, वो उसकी उम्र नहीं हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर किसी की भी डेथ हो जाए तो वो 6 महीने के अंदर अप्लाई कर सकता है। अच्छा। अगर उम्र नहीं है, मतलब ये पढ़ रहा है, मतलब आवेदन चला जाना चाहिए। इसमें लेटर में साफ कर दिया गया है कि अगर आवेदन आ गया है तो उसको एलिजिबल मान लिया जाएगा, उसको नौकरी चाहे जब मिले। और ये तो पहला किस्त हुआ सर, आप जो कह रहे हैं। दूसरे किस्त के बारे में आप जो कह रहे थे कि इनका आप कह रहे हैं कि जो टाइम दिया गया है उसको और बढ़ाने की आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब जो टाइम दिया गया उस समय वो टाइम सफिशिएंट नहीं था। अभी जब हम लोगों ने निरसकों से JCM उठाया तो उन्होंने संज्ञान में लिया है और वो सबसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो छूट गए। तो अगर उनकी सही संख्या उनके पास पहुंच जाएगी और वो देखेंगे कि वास्तव में इतने लोग इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको कंसीडर करेंगे। और तीसरी किस्त आप लेके आने वाले हैं, जो आप कह रहे हैं, वो एजेंडा आपका तैयार है? वो तो तैयार है, वो ये इसलिए कि 25 साल का 20 साल कराना ही है, और जो 1/10 दिया है उसको आधा कम से कम कराना है, तो उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो साथियों, थी हमारी खास बातचीत शिवगोपाल सर से, जिन्होंने आपको बताया कि 2 किस्त हो चुकी है, तीसरी किस्त आने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या आता है। तो जब भी जो आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बट लेकिन आज हमें भी खुशी है कि ये जिसको लेकर आप इतना परेशान होते थे, आप कहते थे कि सर से मुलाकात हो तो पूछिएगा कि अनुकंपा वाला क्या हुआ, तो आज वो लेटर आपके सामने है। वो JCM ने जिसको सहमति मिली थी वो चिट्ठी आज आपके सामने, और वो रास्ता साफ है। और शिवगोपाल सर ने बिल्कुल बता दिया कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इसका फायदा ले सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।